अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BA सेवन सेमेस्टर के सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग के यूनिट नंबर 1 के सेक्शन ई, जो कि हमारे साथ इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्रिटिकल केयर यूनिट है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि ये सेक्शन या ये लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्रिटिकल केयर नर्सिंग के हवाले से, क्योंकि जब भी आप स्टूडेंट क्रिटिकल केयर यूनिट में काम करेंगे, वहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे, ठीक है, तो आपके पास जो है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के हवाले से इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो क्रिटिकल केयर यूनिट होते हैं ये ऑलरेडी हमारे साथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सो वहाँ पर साफ़ सुथराई का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस लिहाज से ये यूनिट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। इंक्रीज रिस्क इन एसोसिएटेड विद, कि हमारे साथ जो क्रिटिकल केयर यूनिट्स होते हैं तो वहाँ पर जो इन्फेक्शन के इंक्रीज़ होने के रिस्क होते हैं, तो वो किस तरह से जो है वो बढ़ते हैं, किस वजह से जो है इन्फेक्शन के काज होने के जो चांसेस है वो इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसमें जो हमारे साथ मेंशन की गई है वो ये है कि इंटेंसिव केयर यूनिट में हमारे साथ द सिविरिटी ऑफ पेशेंट इलनेस एंड अंडरलाइंग कंडीशन, मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट में हमारे साथ जो पेशेंट होते हैं, तो सबसे पहली बात वहाँ पर इन्फेक्शन के लगने के जो चांसेस है उसके बढ़ने के पीछे जो पहली वजह होती है वो पेशेंट की इलनेस होती है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सेवियरली इल हो, ठीक है, और इसके साथ साथ वो कंडीशन या वो इन्वायरमेंट जहाँ पर पेशेंट जो है उसको क्या किया गया हो, एडमिट किया गया हो, अगर वो कंडीशन जो है वो प्रॉपर तरीके से साफ़ ना हो, सूटेबल ना हो, ठीक है, तो इससे इन्फेक्शन लगने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ द एक्सपोजर टू मल्टीपल इन्वेसिव डिवाइसेस एंड प्रोसीजर, चूँकि आप सब दोस्तों को पता है कि इंटेंसिव केयर यूनिट्स में हमारे साथ जो पेशेंट होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं। तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा जो मुख्तलिफ़ डिवाइसेस जो है उनको जो है वो कनेक्ट किए गए होते हैं और उनको जो है इंसर्ट किए गए होते हैं और मुख्तलिफ़ प्रोसीजर जो है उनके साथ किए जा रहे होते हैं। तो इन मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर को एक्सपोज होने की वजह से और मल्टीपल इन्वेसिव डिवाइसेस होने की वजह से पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा रिस्क में होता है इन्फेक्शन के लगने के, ठीक है। इंक्रीज पेशेंट कंटैक्ट विद हेल्थ केयर पर्सनल, इसी तरह से हमारे साथ जो हेल्थ केयर मेंबर्स होते हैं तो ज़ाहिरी बात है वो एक ही टाइम पर बहुत सारे पेशेंट को जो है मैनेज कर रहे होते हैं, तो इस की वजह से भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पेशेंट को इन्फेक्शन लगने के, ठीक है, क्योंकि एक पेशेंट को जब एक नर्स जो है वो मैनेज करता है तो उसके बाद अगर वो नर्स प्रॉपर अपनी हाइजीन का ख्याल ना रखे और कंटेमिनेटेड हाथों के साथ जो है वो दूसरे पेशेंट को केयर देना शुरू कर दे, तो इस तरह से एक पेशेंट की जो बीमारियां है वो दूसरे पेशेंट को मुंतकिल हो जाती है, ठीक है, किसके ज़रिए, हेयर जो हेल्थ केयर मेंबर्स होते हैं उनकी वजह से। इसके अलावा अ लॉन्गर ICU स्टे विच प्रोलॉन्ग द रिस्क ऑफ एक्सपोजर, अगर एक पेशेंट इंटेंसिव केयर यूनिट में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए स्टे कर ले तो इससे भी इन्फेक्शन के लगने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ स्पेस लिमिटेशन दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कंटेमिनेटिंग इक्विपमेंट, ठीक है। आप सब दोस्तों को पता है कि इंटेंसिव केयर यूनिट जो है ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल यूनिट होता है और यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो इंटेंसिव केयर यूनिट में पेशेंट्स के दरमियान या दो बेड के दरमियान एक प्रॉपर रेंज में जो है डिस्टेंस होने चाहिए, ठीक है, जिसके ज़रिए जो है किसी किस्म की
जो कंटेमिनेशन या जितनी भी इन्फेक्शन वगैरह है वो जो है एक से दूसरे को मुंतकिल ना हो, ना ही उसकी ट्रांसमिशन हो। ठीक है, तो प्रॉपर स्पेस का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम प्रॉपर स्पेस का ख्याल ना रखें, अगर दो बेड्स के दरमियान 7 से लेकर 9 फीट का फासला ना रखें, तो इससे एक नुकसान ये होगा कि जब कोई नर्स जो है वो पेशेंट को अटेंड करेंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी होंगी, ठीक है, वहाँ से गुज़रने में। और इसके साथ साथ जो इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन है वो भी बहुत आसानी से के साथ होगी। सोर्सेज ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन इन द इंटेंसिव केयर यूनिट। अब इंटेंसिव केयर यूनिट में हमारे साथ वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो एक से दूसरे को मुंतकिल हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ हैंड्स ऑफ द स्टाफ एंड अटेंडेंट्स आ जाते हैं। मतलब जो हमारे साथ स्टाफ होते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट में, ठीक है, और इसी तरह से जो अटेंडेंट्स पेशेंट के लिए आते हैं, तो इनके जो हाथ होते हैं इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है इन्फेक्शन को एक से दूसरे में मुंतकिल करने में। ठीक है, इसके अलावा हैंड वॉशिंग एंड कम्यूनल टॉवल्स, ठीक है, जो हैंड वॉशिंग की जाती है, ठीक है, अगर प्रॉपर तरीके से हैंड वॉशिंग ना की जाए और इसी तरह से जो टॉवल्स होती है, ठीक है, जो कि एक से ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं और इसी दौरान हेल्थ केयर मेंबर भी उसको यूज़ करें, ठीक है, जो कि क्या होती है, ऑलरेडी पोल्यूटेड होती है, आलूदा होती है। ठीक है, तो इससे इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इन्फेक्शन जो है वो पेशेंट को लग जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके अलावा असिस्टेड वेंटिलेशन इक्विपमेंट। असिस्टेड वेंटिलेशन इक्विपमेंट से मुराद ये है कि जो मास्क पेशेंट को लगाया जाता है, ठीक है, अगर वो मास्क जो है वो साफ़ ना हो, ठीक है, उसकी सफाई ना की गई हो, ठीक है, उसको स्टेरिलाइज ना किया गया हो, ठीक है, तो इससे भी जो है इन्फेक्शन की लगने के जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं पेशेंट को। इसके अलावा जो सक्शन एंड ड्रेनेज बोटल्स होते हैं, अगर उनको जो है प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज ना किया जाए और उनकी जो है स्टेरिलाइजेशन ना की जाए तो उससे इन्फेक्शन लगते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र होते हैं। जितने भी हमारे साथ आईवी लाइंस होते हैं, जिसमें हमारे साथ सेंट्रल और पेरिफेरल आईवी लाइंस आ जाते हैं, अगर इनकी स्टेरिलाइजेशन का ख्याल ना रखा जाए तो इससे भी इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होते हैं पेशेंट को। इसके अलावा जो यूरिनरी कैथेटर्स होते हैं, ठीक है, अगर वो प्रॉपर तरीके से स्टेरिलाइज ना हो तो फिर यूरिनरी इन्फेक्शन के लगने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और पेशेंट को यूरिनरी इन्फेक्शन यूटीआईज जो है वो हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ वाउंड एंड वाउंड ड्रेसिंग। अगर ज़ख़म की सफाई प्रॉपर तरीके से ना की जाए और गंदे हाथों के साथ ज़ख़म की सफाई की जाए और इसी तरह से फिर उसी गंदे हाथों से उस ज़ख़म को ड्रेसिंग दी जाए तो इससे भी इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। डिसइंफेक्टेंट कंटेनर, अगर कंटेनर्स को जो है उसको डिसइंफेक्ट ना किया जाए प्रॉपर तरीके से, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से स्टेरिलाइज ना किया जाए तो इससे भी इन्फेक्शन जो है वो एक से दूसरे को मुंतकिल होते हैं। और इसी तरह से हमारे साथ जो ड्रेसिंग ट्रॉलीज होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे साथ डिसइंफेक्टेंट जार्स होते हैं, बोतल स्टोर किए गए होते हैं, तो उससे भी जो है क्रॉस इन्फेक्शन जो है वो हो सकती है। तो ये हमारे साथ वो ज़राए है जिसकी वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, द इनएनिमेट इन्वायरमेंट इन द रिजर्वायर ऑफ पैथोजेंस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ जो इंटेंसिव केयर यूनिट होते हैं, तो इंटेंसिव केयर यूनिट में हमारे साथ जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जितनी भी चीज़ें मौजूद होती है, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें होती है तो इस पर पैथोजेंस जो है ये मौजूद होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा केयर की जो है हमें ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एहतियात की हमें ज़रूरत होती है इंटेंसिव केयर यूनिट में। जब भी हम ड्यूटी करें तो एहतियात जो है बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क। अब वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए हम अपने आप को इन्फेक्शन लगने से बचा सकते हैं और अपने पेशेंट को इन्फेक्टेड होने से बचा सकते हैं और इन्फेक्शन के काज होने के जो रिस्क है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो उन स्ट्रेटजीज़ के बारे में अब हम वन बाय वन बात करेंगे।
सबसे पहले हम बात करेंगे पेशेंट नीडिंग आईसीयू केयर शुड बी असेस फॉर। वो पेशेंट जिनको आईसीयू केयर दी जा रही होती है, ठीक है, तो उस दौरान उनकी असेसमेंट जो है हमें बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो पेशेंट जिनको डायरिया हुआ हो, ठीक है, तो डायरिया के दौरान जो है उनकी हम जो केयर कर रहे होते हैं तो उसके दौरान जो है हमें ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो पेशेंट के स्किन है, ठीक है, उनकी स्किन की कंडीशन को हमें देखना चाहिए कि आया इनकी स्किन पर किसी किस्म के रेशेस तो नहीं है या किसी किस्म की अल्सरेशन तो इनकी स्किन पर नहीं हुई है, ठीक है, या बेड सोर तो इनको नहीं हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, एसेस करेंगे। इसी तरह से जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो उसको हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे। मतलब जब भी हम पेशेंट को केयर देंगे तो केयर देने से पहले हम उनकी जो रिकॉर्ड है उसको देखेंगे कि आया इनको किसी किस्म की कम्युनिकेबल डिजीज़ तो नहीं है, ठीक है। अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो फिर उसके मुताबिक हम अपने पेशेंट को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे और उनको केयर देंगे। नॉन कैरियर ऑफ एन एपिडेमिक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरियम, इसी तरह से आपको जो है पता होना चाहिए कि कौन से बैक्टीरियम जो है वो एक से दूसरे को मुंतकिल हो सकते हैं और एक से दूसरे में इन्फेक्शन को काज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आइसोलेशन की हम बात करें तो पेशेंट सस्पेक्टेड और नोन टू हैव कम्युनिकेबल डिजीज शुड बी एडमिटेड डायरेक्टली टू एन आइसोलेशन क्यूबिकल इन द ICU और रेफर टू अ फीवर हॉस्पिटल, ठीक है। इसी तरह से ऐसे पेशेंट जिसके बारे में आपको शोबा हो कि इनको कम्युनिकेबल डिजीज़ हुई है, मतलब ऐसी बीमारी इनको लाहक हुई है जो कि एक से दूसरे को मुंतकिल हो रही है, तो ऐसे पेशेंट को हमने डायरेक्ट जो है आइसोलेशन वार्ड में जो है उनको मुंतकिल करना है या फीवर हॉस्पिटल जो है उनको रेफ़र करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा तरीका है जिसके ज़रिए हम इन्फेक्शन के लगने के जो चांसेस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो हमारे साथ हैंड हाइजीन है। हैंड हाइजीन से मुराद हाथों की सफाई का ख्याल रखना, ठीक है। हैंड्स आर द मोस्ट कॉमन व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड देयरफॉर सिंक शुड बी प्रोवाइडेड फॉर हैंड वॉशिंग, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो आप सब दोस्तों को पता होगा कि हमारे जो हैंड्स है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गहरा रोल होता है किसी भी किस्म के इन्फेक्शन को एक से दूसरे में मुंतकिल करने में, ठीक है। तो इस वजह से हैंड्स को जो है जब भी हम कोई पेशेंट को अटेंड करते हैं तो अटेंड करने से पहले सबसे पहले हमने अपने हाथों को क्या करना है, उसको साफ़ करना है, उसको जो है एसेप्टिक तरीके से उसको मुकम्मल तौर पर जर्म फ्री बनाना है, ठीक है। ऑल विजिटर एंड स्टाफ शुड वॉश देयर हैंड्स बिफोर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेशेंट। इसी तरह से जितने भी विजिटर्स होंगे जो कि पेशेंट को मिलने के लिए आते हैं और जितने भी हमारे साथ स्टाफ मेंबर होते हैं जो कि इंटेंसिव केयर यूनिट में काम करते हैं, तो इन सब को जो है पेशेंट के साथ कांटेक्ट करने से पहले और पेशेंट के साथ कांटेक्ट करने के बाद इन सब को जो है मुकम्मल तौर पर प्रॉपर तरीके से अपनी हैंड वॉशिंग करनी होगी। एसेप्टिक हैंड वॉश और अल्कोहल बेस्ड हैंड रब शुड बी परफॉर्म, ठीक है। तो कब हम करेंगे हैंड वॉशिंग, बिफोर एंटरिंग द ICU। जब हम ICU में एंटर हो रहे होते हैं तो एंटर होने से पहले हमने एसेप्टिक हैंड वॉशिंग करनी होगी, ठीक है। इसी तरह से बिफोर परफॉर्मिंग एनी इन्वेसिव प्रोसीजर इंक्लूडिंग पेरिफेरल कैनोला इंसर्शन एंड रिमूवल, ठीक है। किसी भी किस्म की इन्वेसिव प्रोसीजर को करने से पहले जिसमें हमारे साथ पेरिफेरल कैनोला इंसर्शन आ जाती है और रिमूवल आ जाती है, तो इसको करने से पहले हमने जो है एसेप्टिक तरीके से हाथों को धोना होगा। इसके साथ साथ मल्टीपल डोज वायर्स को जो है जब हम हैंडल करेंगे तो इससे पहले हम अपने हाथों को धोएंगे। इसके साथ साथ जब भी हम पेशेंट को IV फ्लूइड्स मेडिकेशन या ड्रग्स एडमिनिस्टर करेंगे तो इससे पहले हमने अपने हाथों को एसेप्टिक टेक्निक्स के ज़रिए वॉश करना होगी, ठीक है।
रूटीन हैंड वॉश शुड बी परफॉर्म बिफोर एंड आफ्टर एनी कंटैक्ट विद पेशेंट। पेशेंट के साथ कंटैक्ट करने से पहले और कंटैक्ट करने के बाद हमने रूटीनली बेस पर जो है अपने हाथों को धोना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आफ्टर टचिंग इन्वायरमेंटल सरफेस, आईसीयू में हमारे साथ जितने भी चीज़ें होती है उसको टच करने के बाद हमने अपने हाथों को प्रॉपर तरीके से धोना होगा, और किसी भी किस्म के सॉइल के साथ कांटेक्ट होने की वजह से हमने अपने हाथों को प्रॉपर तरीके से क्या करना होगा, वॉश करना होगा। तो इस तरीके से हम अपने आप को इन्फेक्शन लगने से बचा सकते हैं और अपने पेशेंट को इन्फेक्टेड होने से बचा सकते हैं, और उनमें इन्फेक्शन के लगने के जो चांसेस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो तीसरा मेथड है, जो तीसरा स्ट्रेटजी है, वो हमारे साथ प्रोसीजर रिक्वायरिंग एसेप्टिक टेक्निक्स। अब वो प्रोसीजर जिसको करने के लिए हमें एसेप्टिक टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, तो उसमें पहले नंबर पर हमारे साथ इंट्रावीनस थेरेपीज़ आ जाती है, ठीक है। मतलब आईवी लाइन अगर कोई पास कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम एसेप्टिक टेक्निक्स को जो है यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर यूरिनरी कैथेटराइजेशन कोई कर रहा है, ठीक है, कोई कैथेटर जो है वो पास कर रहा है, तो इससे पहले एसेप्टिक टेक्निक्स को वो यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर रिस्पायरेटरी केयर दे रहे हो या रिस्पायरेटरी केयर इक्विपमेंट के साथ जो है वो कोई काम कर रहे हो, तो इसको हैंडल करने से पहले उनको एसेप्टिक टेक्निक्स को फॉलो करना होगी, जिसमें हमारे साथ आईवी केयर प्रैक्टिस आ जाता है, रिस्पायरेटरी प्रैक्टिस या रिस्पायरेटरी केयर आ जाती है, और पीपीई आ जाती है, जो कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को कहते हैं, जो कि रूटीनली बेस पर की जाती है जब पेशेंट को केयर दी जा रही होती है, ठीक है। सो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर रूटीन पेशेंट के रूटीन बेस पर जो पेशेंट को केयर दी जा रही होती है, तो उनके लिए जो है हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं, जिसमें पहले नंबर पर हम क्या करते हैं, ग्लव्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्लव्स शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू नीड्स के मुताबिक हम क्या करेंगे, ग्लव्स को सेलेक्ट करेंगे। स्टेराइल फॉर प्रोसीजर यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक सच एज इंसर्शन ऑफ सेंट्रल वीनस कैथेटर एंड नॉन स्टेराइल फॉर प्रोसीजर सच एज एम्प्टिंग यूरिनरी ड्रेनेज बेग्स, insertion of peripheral IV catheters and contact with contaminated surface or equipment। कहते हैं कि जब भी हम कोई स्टेराइल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, तो इसके लिए हम एसेप्टिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, ग्लव्स को पहनेंगे, और ग्लव्स को पहनने के बाद फिर हम सेंट्रल वेनस कैथेटर को कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर नॉन स्टेराइल प्रोसीजर है, जैसे कि यूरिनरी ड्रेनेज बेग को जो है उसको एम्प्टी करना, या पेरिफेरल आईवी कैथेटर को इंसर्ट करना, ठीक है, या दूसरे कंटेमिनेटेड सरफेस या इक्विपमेंट के साथ कांटेक्ट करना, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ग्लव्स को यूज़ करेंगे। वियर ग्लव्स फॉर हैंडलिंग रिस्पायरेटरी सिक्रीशन। अगर कोई रिस्पायरेटरी सिक्रीशन को आप हैंडल कर रहे हैं, तो इस दौरान भी आपको ग्लव्स पहनने होंगे, या कोई ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि कंटेमिनेटेड हुआ हो, जो कि आलूदा हुआ हो रिस्पायरेटरी सिक्रीशन, पेशेंट के रिस्पायरेटरी सिक्रीशन से, तो उसको हैंडल करने से पहले ग्लव्स जो है आपने पहने हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेंज ग्लव्स एंड डीकंटेमिनेट हैंड्स इज़ अबव, ठीक है। इसी तरह से बिटवीन कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट पेशेंट, मुख्तलिफ पेशेंट के साथ जब आप कांटेक्ट कर रहे होते हैं, तो इस दौरान एक पेशेंट के साथ कांटेक्ट करने के बाद आपने अपने ग्लव्स को चेंज करने होंगे, ठीक है। और दूसरे पेशेंट के साथ जब आप कांटेक्ट करेंगे, तो उस दौरान फिर आपने नए ग्लव्स जो है वो पहने होंगे। आफ्टर हैंडलिंग रिस्पायरेटरी सिक्रीशन और ऑब्जेक्ट कंटेमिनेटेड विद रिस्पायरेटरी सिक्रीशन, ठीक है, इस तरह के रिस्पायरेटरी सिक्रेशन को जब आप हैंडल कर रहे होते हैं, तो इस दौरान आपने ग्लव्स पहने हो बिफोर कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट और इन्वायरमेंटल सरफेस के साथ
या ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट करने से पहले आपने ग्लव जो है वो पहने हुए हो, और इसी तरह से कांटेक्ट विद अ कंटेमिनेटेड बॉडी साइड एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ और रेस्पिरेटरी डिवाइस ऑन द सेम पेशेंट पर जो है आप उसकी कोई कंटेमिनेटेड बॉडी साइड पर जो है कांटेक्ट कर रहे हो, उसको टच कर रहे हो, या रेस्पिरेटरी ट्रैक को टच कर रहे हो, या किसी भी किस्म के रेस्पिरेटरी डिवाइस को आप टच कर रहे हो, तो टच करने से पहले आपने ग्लव्स पहने हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। वियर अ गाउन, इसी तरह से गाउन को पहनना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन एक्सपोजर टू रेस्पिरेटरी सिक्रीशन फ्रॉम अ पेशेंट इज़ एंटिसिपेटेड एंड चेंज इट आफ्टर सॉइलिंग अकर्ड एंड बिफोर प्रोवाइडिंग केयर टू अनदर पेशेंट। ठीक है। इसी तरह से आपने जो है गाउन को जो है पहनना है जब भी आपने जो है किसी भी के पेशेंट के रेस्पिरेटरी सिक्रीशन के साथ आपका एक्सपोजर हो रहा हो, तो इस दौरान आपने गाउन जो है वो पहना हुआ हो। ठीक है। इसी तरह से प्लास्टिक एप्रोन जो है वो आपने जो है वो आपके पास होने चाहिए। प्लास्टिक एप्रोन्स में बी वॉर्न व्हेन कांटेक्ट विद पेशेंट बॉडी फ्लूइड इज़ एंटिसिपेटेड। अगर आप पेशेंट की जो बॉडी फ्लूइड है उसके साथ आपका कांटेक्ट हो रहा है, उसको आप हैंडल कर रहे हैं, तो इस दौरान आपने प्लास्टिक एप्रोन्स का जो है वो लाजमी पहने हो। ठीक है। आपके पास प्लास्टिक एप्रोन्स होने चाहिए। डिस्पोजेबल हाई एफिशिएंसी फ़िल्टर मास्क, इसके साथ साथ आपके पास डिस्पोजेबल हाई एफिशिएंसी वाले फ़िल्टर मास्क का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मे बी यूज़ फॉर वाउंड केयर, जब आप पेशेंट को वाउंड केयर दे रहे हो तो इस दौरान जो है हम डिस्पोजेबल हाई एफिशिएंसी फ़िल्टर मास्क क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। शू एंड हेड कवरिंग आर नॉट रिक्वायर फॉर रूटीन केयर, इसी तरह से शूज़ और हेड कवरिंग जो है ये रूटीन केयर में जो है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद हमारे साथ जो 4th नंबर प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम अपने आप को और अपने पेशेंट को इन्फेक्शन के लगने के जो चांसेस है वो कम कर सकते हैं, तो वो इंटेंसिव केयर यूनिट पर्सनल है। ठीक है। ऑल स्टाफ वर्किंग ऑन द यूनिट शुड बी ऑफर्ड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बिफोर बिगनिंग वर्क ऑन द यूनिट। ठीक है। जितने भी स्टाफ मेंबर्स हमारे साथ इंटेंसिव केयर यूनिट में काम कर रहे होते हैं, तो काम करने से पहले उनको जो है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो लगवाने चाहिए। ठीक है। और लगाने चाहिए। ओरिएंटेशन टू द यूनिट शुड बी इंक्लूड बेसिक इन्फेक्शन कंट्रोल कंसेप्ट दैट इंक्लूड हैंड हाइजीन, मैनेजमेंट ऑफ शार्प्स एंड एसोसिएटेड रिस्क ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। इसी तरह से जब यूनिट के स्टाफ की ओरिएंटेशन हो रही होती है, शिफ्टिंग हो रही होती है, तो इस दौरान भी जो है इन्फेक्शन कंट्रोल कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हाथों की सफाई को जो है वो करनी चाहिए। इसी तरह से शार्प्स को जो है शार्प मैनेजमेंट्स करनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो डिजीज़ ट्रांसमिशन है या डिजीज़ के ट्रांसफ़र होने के जो रिस्क है उसको जो है कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। Training and education should include formal and informal infection controlled lectures and assessment of practices through periodic observation। ठीक है। इसी तरह से फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से जो है स्टाफ मेंबर्स को जो है ट्रेनिंग और एजुकेशन दी जानी चाहिए कि किस तरह से हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए उनको लेक्चर्स देने चाहिए, और इसके साथ साथ उनको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना चाहिए कि आया वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और वो हाइजीनिक कंडीशन को उन्होंने अपनाया हुआ है या नहीं। ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड डिज़ाइन इशू फॉर इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए जो एनवायरमेंटल फैक्टर और जो डिज़ाइन इशू किए गए हैं कि हमारे साथ जो इंटेंसिव केयर यूनिट है वो किस तरह होने चाहिए, तो वो हमारे साथ मंदरजा झेल है। इंटेंसिव केयर यूनिट को जब भी हम डिज़ाइन करेंगे, जब भी हम इंटेंसिव केयर यूनिट को जो है अरेंज करेंगे, मैनेज करेंगे, तो मैनेज करने के दौरान हमने मंदरजा झेल बातों का ख्याल रखना है। ठीक है। सबसे पहले हमने स्पेसिंग का ख्याल रखना है। स्पेसिंग से मुराद ये है कि 2 बेड के दरमियान हमें कितना स्पेस रखना है। तकरीबन 7 से लेकर 9 फीट
का फासला जो है 2 बेड के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे साथ स्पेसिंग से रिलेटेड जो है कंसेप्ट को जहन में रखना चाहिए। इसी तरह से जो वेंटिलेशन प्रोसेस है इसका मुकम्मल तौर पर जो है हमारे पास क्या हो, हमारे पास प्लानिंग हो। इसके अलावा जो ट्रैफिक फ़्लो है, मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट में लोगों का आना जाना, इसको जो है आपने कंट्रोल में रखना है। आपने जहन में रखना है कि इंटेंसिव केयर यूनिट में जो है हर एरिया गैरों को जो है आने की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ स्टाफ मेंबर जो उस यूनिट में काम कर रहे होंगे उनको अंदर आने की इजाज़त होगी और बाकी लोगों को नहीं होगी। इसी तरह से विज़िटर्स के हवाले से जो है सोचना होगा हमें, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा विज़िटर जो है वो इंटेंसिव केयर यूनिट में ना आए, बल्कि एक भी ना आए, क्योंकि अगर वो आएंगे तो इन्फेक्शन के लगने के जो चांसेस होंगे वो बढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो नॉन इंटेंसिव केयर यूनिट स्टाफ है, ठीक है, तो उनको भी इजाज़त नहीं है कि वो आईसीयू में एंटर हो और वहाँ पर कोई काम करे। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हम इंटेंसिव केयर यूनिट को डिज़ाइन कर रहे हो। ठीक है, तो स्पेस के बारे में मैंने आपको कहा था कि हमारे साथ स्पेसिंग में पहले नंबर पर बेड्स आ जाती है। ठीक है, द बेड शुड बी 2.5 to 3 मीटर्स। ठीक है, बेड्स के दरमियान जो फासला है वो 2.5 से लेकर 3 मीटर होनी चाहिए, जो कि हमारे साथ 7 से लेकर 9 फीट बनती है। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 2 बेड के दरमियान अगर इतना फासला होगा तो इससे ये होगा कि इस फासले के होने की वजह से फिर जो हमारे साथ स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं तो उनका आना जाना भी आसानी से होगा और इसी तरह से वो इक्विपमेंट्स को भी आसानी से इधर से उधर ले जा सकेंगे और जो क्रॉस कंटेमिनेशन के जो चांसेस है वो कम से कम होंगे। ठीक है, आइडियली अ शार्प कंटेनर शुड बी विद इन ईजी एक्सेस ऑफ ईच बेड, और हर बेड के साथ जो है कंटेनर होने चाहिए। ठीक है, पार्टीशंस में क्या है, पार्टीशन से मुराद प्राइवेसी। पार्टीशन शुड बी अ मटेरियल दैट इज इजीली क्लीन्ड एंड शुड बी क्लीन वीकली एंड एनी टाइम दैट इट बिकम सॉइल्ड और कंटेमिनेटेड। हमारे साथ जो प्राइवेसी पार्टीशन है, प्राइवेसी पार्टीशन से मुराद जो पेशेंट को जो प्राइवेट केयर दी जा रही होती है, तो ये भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको जो है आसानी के साथ जो है क्लीन करनी चाहिए। ठीक है, और हर वीकली जो है इसकी सफाई करनी चाहिए अगर उस पर सॉइल लगा हुआ हो या कंटेमिनेटेड हुआ हो। ठीक है, इफ़ कॉटन आर यूज, अगर कॉटन जो है वो यूज़ हो रहे हो, उसको यूज़ किया जा रहा है, दे शुड बी चेंज वीकली एंड बिटवीन पेशेंट्स। ठीक है, तो इसको जो है हर वीक जो है चेंज करना होगी और इसी तरह से पेशेंट के जो क्लॉथ है उसको भी चेंज करने होंगे। टॉयलेट जो है ये हमारे साथ आईसीयू यूनिट से बाहर होंगे। ठीक है, आईसीयू यूनिट के बाहर जो है हमारे साथ टॉयलेट होंगे, आईसीयू यूनिट में टॉयलेट जो है वो नहीं होंगे। Medication preparation area should be separate from patient care areas and should be maintained as clean area। जब भी हम मेडिकेशन प्रिपेयर करेंगे अपने पेशेंट के लिए तो मेडिकेशन को प्रिपेयर करने के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट में जो है एक अलग जगह होनी चाहिए और वो एरिया जो है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, और जो पेशेंट है वो पेशेंट के एरिया से वो दूर होनी चाहिए। इसी तरह से अगर क्लीन स्टोरेज की बात करें तो एन एरिया शुड बी आइडेंटिफाई एंड मेंटेन फॉर क्लीन स्टोरेज एंड शुड बी सेपरेट फ्रॉम केयर एंड वेस्ट डिस्पोजल एरिया। हमारे साथ एक एरिया ऐसी भी होनी चाहिए जहाँ पर हम अपने जो ड्रग्स होते हैं, जो मेडिसिन होते हैं, उसको साफ़ सुथराई के साथ उसको हम स्टोर कर सके और ये एरिया जो है ये हमारे साथ केयर और जो वेस्ट डिस्पोजल एरिया है उससे दूर होनी चाहिए। ठीक है, अलग होनी चाहिए। सॉइल्ड एंड वेस्ट स्टोरेज, an area should be identified for storing collected bedside waste and should be maintained separate from direct care and clean medication। ठीक है, ideally this area should have a clinical sink for the disposal of blood and body fluid waste। The area should include storage of filled sharp containers until these containers can be removed। ठीक है, तो हमारे साथ जितने भी
स्टोरिंग कलेक्टेड बेड साइड वेस्ट और जितने भी हमारे साथ जो सॉइल होते हैं, तो इसके लिए भी एक प्रॉपर जगह जो है इंटेंसिव केयर यूनिट में होनी चाहिए। ठीक है। वेंटिलेशन, फिर इसके बाद हमारे साथ वेंटिलेशन आ जाता है। टाइप, द सोर्स ऑफ क्लीन एयर शुड बी डिटरमाइन इंक्लूडिंग सेंट्रल और थ्रू द वॉल एयर कंडीशनिंग यूनिट्स। ठीक है। विंडोज़, जिसमें हमारे साथ विंडोज़ आ जाते हैं। विंडोज़ मतलब जो खिड़कियाँ होती है। विंडोज शुड रिमेन क्लोज इन ऑर्डर टू कंट्रोल ऑल एयरबोर्न रिस्क। विंडोज जो है इंटेंसिव केयर यूनिट में जो है वो क्लोज होंगे। क्लोज इसलिए होंगे कि ताकि किसी किस्म के जो एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इंटेंसिव केयर यूनिट में एंटर ना हो, और जब वो एंटर नहीं होंगे तो इन्फेक्शन के लगने के जो चांसेस होंगे वो भी कम से कम होंगे। प्लांट्स एंड फ्लावर शुड बी कीप आउटसाइड द इंटेंसिव केयर यूनिट। इसी तरह से जितने भी प्लांट्स और फ्लावर है इसको हम इंटेंसिव केयर यूनिट से बाहर रखेंगे, इसको अंदर नहीं रख सकते। ठीक है। सिंक एंड वाटरलेस हैंड रब डिस्पेंसर। ठीक है। सिंक शुड बी प्लेस नियर द इंटेंसिव केयर एंट्रेंस। सिंक जो है इसको हम इंटेंसिव केयर यूनिट के एंट्रेंस के करीब जो है इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है। इफ़ दिस इज़ नॉट फीजिबल, वाटरलेस हैंड रब डिस्पेंसर हमारे साथ होने चाहिए। ठीक है। द ICU एंट्रेंस एंड ईच बेड साइड, हर बेड साइड के साथ होने चाहिए, और ICU को जब एंटर होते हैं तो एंट्रेंस के साथ जो है ये मौजूद होने चाहिए। ठीक है। इफ़ द डिज़ाइन परमिट्स क्रब सिंक, an adequate number of easily accessible elbow or foot operate sink should be available. Sink should not be pledged or used for storage. ठीक है। Sink associated for hand washing should not be using for washing instrument. अब हैंड वॉशिंग के लिए जो सिंक यूज़ किए जा रहे होते हैं तो वहाँ पर आप जो है इंस्ट्रूमेंट को वॉश नहीं कर सकते। ठीक है। नॉन ICU स्टाफ, अब हमारे साथ वो स्टाफ जिनका काम इंटेंसिव केयर यूनिट में नहीं होता तो उनके लिए क्या ऑर्डर्स है। स्टाफ नोट असाइन टू इंटेंसिव केयर यूनिट शुड फॉलो द फॉलोइंग प्रोटोकॉल, तो उनको मंदरजैल बातों को फॉलो करना होगा। सबसे पहले स्ट्रीट कोट एंड वाइट कोट मस्ट बी रिमूव। जितने भी स्ट्रीट कोट मतलब नॉर्मली जो उन्होंने कोट पहना होता है या जो वाइट कोट उन्होंने पहना होता है तो उसको जो है उन्होंने क्या करना होगा, लाजमी रिमूव करना होगा। इसके साथ साथ हैंड शुड बी वॉश ऑन एंटरिंग द इंटेंसिव केयर यूनिट एंड बिफोर लीविंग द यूनिट। यूनिट में एंटर होने से पहले और यूनिट से जाने के बाद जो है उनको अपने हाथ जो है लाजमी धोने होंगे। ठीक है। इसके साथ साथ द प्रॉपर प्रोसीजर शुड बी फॉलो व्हेन अटेंडिंग द पेशेंट, और जब भी नॉन ICU स्टाफ पेशेंट को अटेंड कर रहे हो तो अटेंड करने के दौरान प्रॉपर प्रोसीजर को वो यूज़ करेंगे। ठीक है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं हैंड हाइजीन की तरफ। द सरफेस ऑफ द स्किन इज़ होम ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये तो एक कॉमन बात है कि हमारे स्किन का जो सरफेस है ये बैक्टीरिया और फंजाई के लिए घर की मानंद होती है। मतलब बैक्टीरिया और फंजाई के लिए ये एक घर की मानंद होती है। ठीक है। जहाँ पर जो फ्लोरा होता है, जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रहते हैं। इरेडिकेटिंग माइक्रोब्स ऑन द हैंड्स ऑफ हॉस्पिटल पर्सनल इज़ वन ऑफ द होली क्रूसाइड्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है। तो इस वजह से अपने हाथों से माइक्रोब्स को हटाना, अपने हाथों को साफ करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने हाथों को क्लियर करना, ये सबसे बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ा जो है एक कारनामा है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। हैंड हाइजीन इज़ द सिंगल मोस्ट important measure to reduce the transmission of microorganism from one person to another or one site to another on the same patient। इसी तरह से जो हैंड हाइजीन है, हाथों की सफाई जो है, ये एक अकेली हमारे साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम इन्फेक्शन की जो ट्रांसमिशन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं एक बंदे से दूसरे बंदे को। ठीक है। Organism isolated from the hand of intensive care
यूनिट पर्सन। इंटेंसिव केयर यूनिट पर्सन के हैंड पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या है? सो यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे। ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि स्टेफ एपिडर्मस 100% होते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्टेफी ओरियस जो है ये 7% होते हैं। इसी तरह से जो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है इनकी जो मौजूदगी है वो हाथों पर 21% होती है, ठीक है, जिसमें हमारे साथ एग्नीटोबैक्टर आ जाती है, क्लिप्सिबिला आ जाती है, एंट्रोबैक्टीरिया बैक्टर्स आ जाते हैं, सुडोमोनास स्पीशीज़ आ जाते हैं और सेरेशिया स्पीशीज़ आ जाते हैं जो कि हमारे हाथों पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ईस्ट और फंजाई जो है इसकी जो शरह है वो 16% होती है जो कि हमारे हाथों पर पाई जाती है, हमारे हाथों पर मौजूद होती है, ठीक है। क्लीनिंग वर्सेस डिसकंटेमिनेशन। द रिमूवल ऑफ माइक्रोब फ्रॉम द स्किन इज़ नोन एज डिसकंटेमिनेशन। डिसकंटेमिनेशन ये हमारे साथ वो अमल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने स्किन से माइक्रोब्स को रिमूव करते हैं। तो इस अमल को क्या कहते हैं? डिकंटेमिनेशन कहते हैं, रिक्वायर्स द एप्लीकेशन ऑफ एजेंट्स दैट हैव एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी। अब डिकंटेमिनेशन करने के लिए हमें ऐसे एजेंट्स की, ऐसे मटीरियल की ज़रूरत होती है जो कि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ करती है, जो कि माइक्रोब्स को जो है उसको क्या करती हो, उसको किल करती हो, उसको ख़त्म करती हो, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स दैट आर यूज टू, अब हमारे साथ वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो कि यूज़ होते हैं टू डिकंटेमिनेट द स्किन आर कॉल्ड, तो उनको क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। स्किन को साफ़ करने के लिए हम जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज़ करते हैं तो उसको एंटीसेप्टिक्स कहते हैं, जबकि दोज यूज टू डिकंटेमिनेट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो हमारे साथ नॉन लिविंग मटेरियल होते हैं, मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, डिवाइसेस वगैरह होते हैं, इसी तरह से हमारे साथ जो नाइफ़ हो गए, ठीक है, इसी तरह से सिजर्स वगैरह हो गए, इनको साफ़ करने के लिए जो हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज़ करते हैं तो उसको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्किन को साफ़ करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म से जो हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज़ करते हैं स्किन को साफ़ करने के लिए तो उसको एंटीसेप्टिक्स कहते हैं, और जो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती है, ठीक है, उनको साफ़ करने के लिए हम जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज़ करते हैं तो उसको डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं। कॉमनली यूज़ एंटीसेप्टिक्स। अब कॉमनली जो हम एंटीसेप्टिक्स को यूज़ करते हैं तो उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? पहले नंबर पर हमारे साथ अल्कोहल है। इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत जल्दी जो है एक्ट करता है, और नुकसान इसका ये है कि ये बहुत कम टाइम के लिए जो है अपना काम करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है, और एक्वस सोल्यूशन कैन कॉज स्किन ड्राइनेस। इसकी जो एक्वस सोल्यूशन होती है तो इसकी वजह से जब हम इसको स्किन पर लगाते हैं तो ये हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा खुश्क कर देता है, स्किन ड्राइनेस काज करती है। इसके अलावा हमारे साथ जो दूसरे नंबर पर एंटीसेप्टिक एजेंट है वो आइडोफोर्स है। आइडोफोर्स ये भी हमारे साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए जो है यूज़ होता है। इनका जो एक्शन, ऑनसेट ऑफ एक्शन है ये स्लो होता है और ये ज़्यादा टाइम के लिए काम करता है, और इसके साथ साथ ये स्किन को इरिटेट भी करता है। इसके अलावा क्लोरहेक्सिडीन जो है ये गुड रेजिडुअल एक्टिविटीज़ के लिए जो है इसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, और ये हमारे जो ओक्यूलर है, ठीक है, उसको क्या करती है, उसको इरिटेट करते हैं, मतलब हमारे आइज़ को जो है ये इरिटेट करती है, ठीक है। आर यू क्लीन? तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ वो स्टेप्स है जिसके ज़रिए हम अपने हाथों को क्या करते हैं, साफ़ करते हैं, और हाथों को साफ़ करने के लिए हमारे साथ जो स्टेप्स होते हैं तो वो ये मंदरजा झेल दिए गए हैं। पहले नंबर पर हमने इस तरह से करना है, दूसरे स्टेप में हमने इस तरीके को फॉलो करना है, तीसरे स्टेप में हमने इस तरह से करना है, चौथे स्टेप में इस तरह से करना है, पाँचवें स्टेप में इस तरह से करना है, छठे स्टेप में इस तरह से करना है, और सातवें स्टेप में हमारे साथ
इस तरह से सफाई होती है। ठीक है, तो टोटल हैंड वॉशिंग के जो स्टेप्स है वो हमारे साथ कितने हैं, 7 है। ठीक है, एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है कि टोटल हैंड वॉशिंग स्टेप्स कितने हैं, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर ऑफ हैंड वॉशिंग। तो टोटल हैंड वॉशिंग स्टेप्स हमारे साथ 7 है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ BSN 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग के यूनिट नंबर 1 के सेक्शन नंबर ई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।